चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा के एक महफूज जगह पे रख दी है कि अगर मुझे कुछ होगा ये वीडियो सारी कौम के सामने आएगी। ये बड़ा आदी झूठ बोलने का मुजरिम है ये। जिस तरह से इसने अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया था, ये नया ड्रामा इसने शुरू कर दिया। पाकिस्तान का वजीर आजम वो फैसला करने की हिम्मत नहीं रखते। मिफ्ता इस्माइल देख रहे हैं शहबाज शरीफ की तरफ, शहबाज शरीफ देख रहे हैं इसहाक डार की तरफ, इसहाक डार देख रहे हैं नवाज शरीफ की तरफ, नवाज शरीफ देख रहे हैं आसिफ जरदारी की तरफ, और आसिफ जरदारी पता नहीं किसकी तरफ देख रहे हैं। इस वक्त हुकूमत का पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं अवाम जो है वो मजीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहर्रिक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है समय स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, मुल्क में गर्म मौसम के साथ साथ सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता जा रहा है। कौम को महंगाई से निजात दिलाने के दावे करने वाली, मार्च करने वाली आज की इत्तेहादी हुकूमत पेट्रोल और बिजली की कीमतों में फंस कर रह गई है। डॉलर की ऊंची उड़ान ने पेट्रोल पर सब्सिडी वापस लेने पर हुकूमत को मजबूर कर दिया है। हुकूमत मुआशी और सियासी दलदल में धंसती जा रही है। मुल्क में जारी महंगाई की नई लहर ने पीटीआई की नाअहली और महंगाई को भूलकर मौजूदा हुकूमत को कोसना शुरू कर दिया है। मुल्क के सियासी हालात के बाइस डॉलर का रेट भी मुस्तहकम नहीं हो रहा है। बदहाली दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये तो सबको नज़र आ रहा है नाजरीन के हालात अच्छे नहीं हैं, मगर ये किस रुख पर जाएंगे, क्या रुख इख्तियार करेंगे, ये अभी किसी के भी इल्म में नहीं है। लेकिन आने वाला दौर यकीनन मुश्किल है, ये सबको पता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने की वजह से हुकूमत को अरबों रुपए की सब्सिडी देना पड़ रही है, जिसका मुल्क के ख़जाने पर मनफी असर पड़ रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुल्क की मईशत और नई हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। साबिका हुकूमत का दावा है कि रूस से सस्ता तेल हासिल करने से मकामी सारिफीन को फ़ायदा होता। हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इमरान खान को पता चल गया था कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, इसलिए उन्होंने पेट्रोल की कीमत कम करके बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तेल पर दी जाने वाली सब्सिडी की मालियत मार्च के महीने में 33 अरब रुपए से ज़ायद थी, जो अप्रैल के महीने में आलमी मार्केट में कीमतों के बढ़ने की वजह से 60 अरब रुपए तक चली गई है। और मई के महीने में इस सब्सिडी का हजम एक अंदाजे के मुताबिक, मोहतात अंदाजे के मुताबिक 116 से 118 अरब रुपए तक चला जाएगा। आज हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। आवाम को रिलीफ मिला है, इससे आवाम की जान में जान आई है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने आवाम पर मज़ीद बोझ डालने से इनकार कर दिया है, और वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो ये सिफारिश की थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थोड़ी सी बढ़ाई जाएँ, लेकिन वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। क्या मौजूदा हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त है? इस पर तफसील से बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज पीटीआई फैसलाबाद में जलसा कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी बात की। पहली दफ़ा उन्होंने कहा कि मेरे कत्ल की साजिश रचाई जा रही है। इमरान खान ने कहा है कि साजिश का मुझे पहले से पता था, चंद दिन पहले पूरा इल्म हो गया है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है और एक महफूज जगह पर रख दी है। वीडियो में पिछली गर्मियों से अब तक साजिश में मुलव्वस करप्ट टोले के एक एक शख्स का नाम बताया गया है। अगर मुझे कुछ हो जाता है, कुछ हुआ, तो ये वीडियो कौम के सामने आ जाएगी ताकि सारे पाकिस्तानियों को पता चले कि कौन कौन इस साजिश में मुलव्वस था। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं आज के मेहमान। उनसे आप मुस्लिम लीग नून से सेनेटर अफनानुल्लाह खान हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आफ्ताब जहांगीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तो आफ्ताब जहांगीर साहब, आपसे शुरू करते हैं। वीडियो का जिक्र तो हम पाकिस्तानी सियासत में काफ़ी दिनों से सुन रहे थे, और रमज़ान के आखिरी अशरे में इमरान खान साहब ने बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि ईद के बाद कुछ वीडियोस मंजर आम पर लाई जाएंगी, मेरी किरदार कुशी के हवाले से मुहिम चलाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून की तरफ उन्होंने इशारा किया था। गो कि अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि ऐसी कोई चीज़ अभी तक तो नहीं आई और ऐसी चीज़ आनी भी नहीं चाहिए। लेकिन कल खान साहब ने यह कहा कि उनकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, और उन्होंने एक वीडियो बना ली है और अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है, और अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे उनको कुछ होता है तो ये वीडियो मंजर आम पर आ जाएगी। आखिर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं खान साहब? कौन है उनका दुश्मन? कौन उनकी जान लेने के दर पे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फवाद कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और आपके दोनों पार्टिसिपेंट को, अफनान को भी और मेरी बहन को मेरा सलाम। देखिए, बात ये है कि ये तो सबको मालूम है कि इस वक्त थ्रेट्स बहुत ज़्यादा है इमरान खान के ऊपर, और हालात भी आपको नज़र आ रहे हैं जिस तरह के हैं, और जिस तरह की पिछली गुफ्तगू होती रही है जलसों में, अभी भी होती है। तो जो राना सनाउल्लाह साहब गुफ्तगू करते हैं उसका भी आपको अंदाज़ा है। तो इसलिए यकीनन कोई ना कोई थ्रेट मौजूद होगी, और जिसकी उन्होंने निशानदेही कल जलसे में की है, और उन्होंने बताया, और हम भी कहते हैं अपने कायद को कि जी आप अपने एहतियात करें,
और आपको सख्त एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी महसूस करते हैं कि ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जो उनकी जान को ख़तरा भी है, और वो यकीनन कुछ लोगों ने उनको बताया होगा, कुछ निशानदेही की होगी जिनकी तरफ वो महसूस करते होंगे। उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करवा के रख दिया है, ताकि जब बाद में अगर कोई खुदा ना खास्ता मेरी ज़बान मुँह में खाक कि ऐसा कोई वाक़या हो। और मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मेरी पार्टी, मेरे कायद के साथ, किसी भी सियासी लीडर के साथ नहीं होना चाहिए, किसी आम पाकिस्तानी के साथ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कि अगर कोई होता है तो यकीनन वो जो वीडियो पैगाम है वो आवाम के सामने आएगा। अच्छा देखिए, उसमें ज़फ़ात मैं थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा तफसील में जाना चाह रहा हूँ कि देखिए ये पहली दफ़ा तो होगा नहीं। इससे पहले आपने माजी में देखा बेनज़ीर साहिबा के साथ भी हुआ वाक़या, लेकिन उसकी तहकीकात तक नहीं पहुँचे। उससे पहले आप चले जाए, उससे पीछे चले जाए, जहाँ भी आज तक जो भी वाक़या इस मुल्क के अंदर हुआ है किसी बड़ी सियासी शख्सियत के साथ, किसी बड़े लीडर के साथ, लेकिन उसको आज तक किसी भी चीज़ को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया गया। तो अगर ये सारी चीज़ें वक्त पर कर ली जाती तो शायद ये इन चीज़ों की तरफ आप मुस्तकबिल में कोई ऐसा मसला ना होता। लेकिन अल्लाह ताला सबकी जान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला की सियासी वर्कर हैं, पॉलिटिकल रहनुमा हैं, सब हमारे लिए बाइसे एहतराम है, सबकी जान हमारे लिए बहुत ज़्यादा, किसी की जान के ऊपर बात नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ये तो बताएं ना आफ्ताब जहांगीर साहब, धड़ल्ले से इल्ज़ामात आप लोग लगा देते हैं। आपने ये कहा इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स की जानिब इशारा कर रहे हैं, कुछ अंदरूनी लोगों के बारे में इशारा कर रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आपने हवाला दिया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने तो ये पहले से कह दिया था, एक लेटर जारी कर दिया था और उन्होंने बता दिया था कि भाई ये लोग मुलव्विस हैं, पॉइंट आउट कर दिया था उन्होंने। तो आप डरते क्यों हैं सर, जब इतनी बड़ी बात करें तो नाम लें उनका? नहीं, ऐसा नहीं है। बेनज़ीर साहबा ने भी किया था, लेकिन बेनज़ीर साहबा ने जिनसे कहा था कि जी इनके खिलाफ FIR कटनी चाहिए, इनके खिलाफ ये होना चाहिए, लेकिन वो खुरा वहाँ नहीं गया ना। असल में कहानी वहाँ नहीं गई, कहानी कहीं और शिफ्ट हो गई, इसलिए उस कहानी को बिठा दिया गया। फाद आप बड़े सीनियर, आप साफ़ी हज़रात को सब पता होता है, वो कहानी कहीं और चली गई, वो तो कहीं और कहानी चली गई, इसलिए उसका, वरना तहकीकात होनी चाहिए थी। उसके बाद इनकी हुकूमत आई है पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मेरी बहन बैठी हुई है, इनकी हुकूमत थी, इनको तहकीकात करनी चाहिए थी कि वही वो कौन लोग थे जिसकी तरफ इशारा किया था जब बेनज़ीर साहिबा ने। तो वो फिर उनके पास आप क्यों जा रहे हो बार बार? उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी हुकूमत की खातिर है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, क्योंकि वहाँ पर लोग कहते हैं कि ये इनके साथ जो अभी इनके अलाइंस है, वो भी कहते हैं कि नून लीग वाले भी कहते हैं कि भाई वो खुरा तो कहीं और जा रहा था। अच्छा। वो जो खालिद शहनशाह, वो रहमान मलिक, वो ये फ़ोन आना के गाड़ी से बाहर निकलो, बड़ा हजूम है, लोग आपको देखना चाहते हैं। वो फ़ोन किसका था, वो कौन लोग थे जो बाहर बुला रहे थे, वो वाक़या क्या था, सारा कुछ, ये सारी चीज़ें जो है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तहकीकात से तो आप भी मुतमईन नहीं है, तहकीकात से तो कोई भी मुतमईन नहीं है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की एक बड़ी लीडर थी, उनके कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए। सेनेटर सहर कामरान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सहर कामरान साहिबा, आप तो इस दर्द को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकती हैं, आपने तो अपना लीडर खोया है। क्या मुल्क किसी और लीडर के खोने का मुतहम्मिल हो सकता है? खुदा न खास्ता इमरान खान साहब जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, आप नहीं समझती कि कुछ ऐसा होना चाहिए? इतना ज़्यादा हमारा पॉलिटिकल इस वक्त जो सिनेरियो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात इतने ज़्यादा दिए जा रहे हैं, और फिर थ्रेट्स सबसे ज़्यादा ये है कि सियासी क़यादत को थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। इमरान खान साहब खुलकर इसका इजहार कर रहे हैं। फाइनली ये बताएं कि क्या वाकई एक मुल्क हमारा इस मुतहम्मिल हो सकता है एक और किसी सानहे का? शुक्रिया बहुत बहुत फवाद। देखिए, बात यह है, हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी को कोई भी नुकसान पहुंचे। यकीनन आपने जिससे कहा कि हम एक कर्ब और एक तकलीफ और एक दुख, और इस न सिर्फ पाकिस्तान को, मैं समझती हूँ कि आलमी सतह की लीडर थी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और उनकी शहादत एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। और उसमें एक कोई खाली बीबी साहिबा के खदशात नहीं थे, इंटरनेशनली उस कॉन्स्पिरेसी को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया था और उनको बताया भी गया था बीबी साहिबा को। अब ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बिल्ड कर रहे हैं जिनका इन्हिसार इसी के ऊपर है, मैं कहती हूँ इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है ना, आप लोगों ने बहुत वक्त गुजार लिया इन्हीं आपको नहीं आनी चाहिए। मैंने आपकी गुफ्तगू में बात करने दें, बात की है मैंने आपकी मेरी बहन, आपने अल्फाज का चुनाव सही करेंगे, मैं आपके दरमियान में कभी नहीं बात करूँ, जिनको तहजीब ना हो, मैं आपके दरमियान में नहीं बोलूंगा अगर आप अल्फाज का चुनाव बेहतर करेंगे। आफ्ताब साहब, उनको बात कंप्लीट करने दें, वो बात उनकी दुरुस्त है कि आपकी बात में उन्होंने कोई भी इंटरफेयर नहीं किया, उनको बात करने दें। जी सर। लेकिन मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। अगर इनका भी अल्फाज का चुनाव सही होगा, मेरे लिए बहुत मोहतरम है मेरी बहन, लेकिन मैं कभी बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन अल्फाज का चुनाव बात करें सेनेटर साहब आप।
देखिए, मेरे अल्फाज हमेशा मैं बहुत मौजू और बहुत रिस्पेक्टफुल अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ। अगर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिल्ड करेगा तो मुझे उसका जवाब यकीनन देना है, मैं उस पर खामोश नहीं रह सकती। और हम ये भी नहीं चाहेंगे, मैं तो कहूँगी कि इमरान खान साहब जो है अगर थोड़े से बहादुर बने और खुल के बताएं कि उनको कितने खतरात हैं, किन आलमी जो है वो कौन आलमी जो है उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, आलमी लेवल पे कौन सी अंदरूनी साजिशें हो रही हैं, किन से उनको खतरात हैं। आज एक जमहूरी हुकूमत है, यकीनन उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। लेकिन सिर्फ कॉन्स्पिरेसीज़, पहले उन्होंने एक खत का बयानिया बनाया, आलमी साजिश का बयानिया बनाया, चोर डाकू का बयानिया बनाया। देखिए, इमरान खान साहब के करप्शन के केसेस खुलते हैं तो वो एक नया जो है वो खबर तलाश लेते हैं। अगर वो फराह गोगी की बात होती है तो वो कोई एक नई कहानी तलाश लेते हैं। जहां उनके ऊपर कोई भी किस्म का जो है वो समझते हैं कि एक्सपोज हो जाएंगी उनकी गलतियां, उनकी खामियां, उनका करप्शन, उनकी इनकॉम्पिटेंसी, वहीं पे वो रोज एक नई कहानी तलाश लेते हैं। इमरान खान साहब वो शख्स है कि जो कभी कहते हैं कि पाकिस्तान पे एटम बम गिर जाए तो अच्छा होता है। इमरान खान साहब कुरान पाक की अपनी मर्जी की तशरीह करते हैं। इमरान खान साहब मजहब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तानी कौम को वायलेंस पे इंसाइट करते हैं। इमरान खान साहब मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाने की हर कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब रोजाना पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान के तमाम इदारों को, जिसमें अदलिया भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, अस्करी इदारे भी हैं, पार्लियामेंट भी है, निशाना बनाते हैं। इमरान खान साहब भाई कोई एक तरीका होता है, आप आए पार्लियामेंट में बैठे, ये कौन सा तरीकेकार है कि अगर आपकी हुकूमत नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, अगर आपकी हुकूमत नहीं है तो आप न्यूक्लियर सासों की बात करें, आप उनकी सिक्योरिटी पे सवाल उठाएं। देखिए, ये तरीकेकार नहीं है। इमरान खान साहब को कोई खतरा है, पूरी ये जमहूरी हुकूमत है, पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। चलिए, इमरान खान साहब को कोई खतरा है तो उनको पूरी सिक्योरिटी फराम की जाएगी। आफ्ताब जहांगीर साहब ये कह रही हैं सहर कामरान साहब, लेकिन मैं सेनेटर अफनान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर आपकी तरफ आता हूं मैं। सेनेटर साहब एक ऐड कर लूं, फिर अफनान के पास चले जाएगा। जब वो मुर्तजा भुट्टो का जब मर्डर हुआ था, उस वक्त किसकी हुकूमत थी? सही है, तो उसको तो बेचारे को तो नहीं दी आपने सिक्योरिटी। देखिए, बात ये है कि अब आज तो पता लग गया ना। इमरान खान साहब बताएं, मुर्तजा भुट्टो साहब का जब मर्डर हुआ था तो वो एक मुर्तजा भुट्टो ने तो कहा, गन्ना ने तो कहा कि एफआईआर कटनी चाहिए, गन्ना ने भुट्टो ने तो कहा कि एफआईआर जरदारी के खिलाफ कटनी चाहिए। उसने तो कहा कुछ उस वक्त नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें आज की बात करनी चाहिए, आज की बात करनी चाहिए। सेनेटर अफनान साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। शहीद किया है इन्होंने। ये बड़ी लंबी बहस हो जाएगी आफ्ताब साहब, बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। सेनेटर सहर कामरान साहब का पॉइंट सही है, ठीक है जी, आपका पॉइंट सही है। सहर कामरान साहब, आप कह रही हैं कि जो भी खदशात हैं इमरान खान साहब के, उनको खुल के बताना चाहिए। जमहूरी हुकूमत है, हम सिक्योरिटी फराहम करेंगे। तकलीफ क्यों पहुंच रही है, मैंने तो बताया है। अफनानुल्लाह खान साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब अफनानुल्लाह खान साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। वफाकी हुकूमत उनकी है। अफनानुल्लाह खान साहब, आप बताएं, इमरान खान साहब इतने बड़े खदशात का इजहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, तो अब इस सूरत हाल में मुल्क तो यकीनन किसी साने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम तो ये बात कह रहे हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई चीज़ खुदा ना खास्ता होती है तो फिर तो बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। अभी वो खदशात का इजहार कर रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? आपकी जिम्मेदारी तो ज़्यादा बन जाती है, उनको सिक्योरिटी फराहम करेंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर करेंगे सर आप, जबकि खुल के वो कह रहे हैं? देखिए, बात ये है कि इमरान खान साहब की तशरीह की जो वीडियो उन्होंने बनाई हुई है, इसके अंदर उन्होंने नाम दिए कि कौन कौन क्या कर रहा है, तो वो वीडियो उसको रिलीज कर दें ताकि सारे पाकिस्तान को पता चल जाए कि कौन उनके लोगों को असैसिनेट करना चाहता है। और उसके देखिए ना, अगर उनको मालूम है कि वो बंदा कौन है, ये जो लोग हैं वो जब तक पता, अगर उनको मालूम नहीं है कि वो कौन है, तो बेहतर ये कि वो आवाम को बता दें और नहीं तो हमें विफाकी हुकूमत को बता दें, ताकि हमने ऑलरेडी उनको बहुत अच्छी सिक्योरिटी दी हुई और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनको कोई तकलीफ पहुँचे, हम किसी गैर कानूनी काम को कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह का इतना संजीदा इल्जाम लगाना और कहना कि न्यूट्रल जो है वो जो है क्या कहते हैं इन्वॉल्व होंगे, मतलब फिर आप बताएं, क्योंकि इनका ये भी प्रॉब्लम है ना कि कभी मीर जाफर मीर सादिक जो है वो हम लोग हो जाते हैं, कभी मीर जाफर मीर सादिक कोई और हो जाता है, एक दिन कोई न्यूट्रल होता है, एक दिन कोई और न्यूट्रल हो जाता है, कभी अमेरिका आ जाता है। मतलब ये पूरी एक फिल्म ही चल रही है, आप समझ लें, आपको एक्चुअल एक्शन रिजल्ट मिलेगा कि हर चीज आपको मिलेगी। लेकिन जो हम पूछ रहे हैं कि हमें अगर वो नाम बता दें तो वो तो मिलने का नाम वो बताएंगे। और अफसोस भी ये कहते हैं कि देखिए ये सिर्फ ये आप जब अपने ओपोनेंट के ऊपर इतने बुरे इल्जाम लगाते हैं कि गद्दार है, अब
जो है वो इन्होंने इससे ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि साजिश है। साजिश इस मुल्क में होती रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं बिल्कुल उसके 100% खिलाफ हूँ कि किसी भी वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई साजिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ये इस तरह तो ना करें ना कि आप मतलब बिल्कुल हवा में रखें बात को, आप बताएं उसकी डिटेल क्या है। और जहाँ तक कतार वाली और ये सारा नैरेटिव है, ये तो देखें बड़ा डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए भी। एक ऐसी चीज़ जो कि एक मामूली रूटीन की चीज़ थी, आपने उसको उठा के कहते थे कि देखें मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और उसके ऊपर आपने पूरा नैरेटिव खड़ा कर दिया। अब वो नैरेटिव की अगर उससे चीज़ लाइफ होती है शेल्फ लाइफ तो खत्म हो रही है, अब एक नया नैरेटिव लेके आ गए कि मेरी जान को खतरा है, और फिर कल मुझे और मिल जाएंगे। पहले इस्लाम को भी इस्तेमाल करते रहे इस तरह के मामला में। तो ये अफसोस की बात है, बेहतर होता है ये कोई बताते कि 4 साल में हमने इतनी मोटरवेज बनाई है, इतने जो है वो पावर प्लांट बनाए हैं, इतनी जो है हमने मतलब डेवलपमेंट के काम किए, इतने स्कूल, इतनी एजुकेशन, मतलब ये सारा कुछ बताते ना। वो 2-3 चीज़ों में इंटरेस्टेड है। एक कि वो दोबारा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, वो कहते हैं फराक होगी। लेकिन अफनानुल्लाह खान साहब, माजी में भी हमने देखा है कि जिन लोगों ने खदशात का इजहार किया है, फिर उनके साथ जो कुछ हुआ है वो हमारे सब सामने है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर इमरान खान साहब इतने बड़े खदशे का इजहार कर रहे हैं तो सिक्योरिटी तो उनको फराहम करनी चाहिए ना। सिक्योरिटी तो जिस तरह की वो चाह रहे हैं वो देनी चाहिए, और आप हुकूमत हैं, आपका फ़र्ज़ है कि हर एक की हिफाजत करना। लेवल की सिक्योरिटी दी हुई है। देखिए हमने प्राइम मिनिस्टर लेवल की सिक्योरिटी इमरान खान साहब को दी हुई है। अच्छा, जो सबसे हाईएस्ट ले ली वापस, अफनान कल वापस ले ली, पास है भाई वो कह रहे हैं कल वापस ले ली है, कल वापस ले ली है। आफ्ताब जहांगीर कह रहे हैं। मैं चेक कर लूँगा, पर्सनली, लेकिन मैं आपको ज़ाती तौर पर नहीं, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बिल्कुल क्या कहते हैं उनको सिक्योरिटी जो उनको मिलनी चाहिए। और मैं ये भी उनको यकीन दिलाता हूँ कि कोई जमहूरी, मेरे नज़र में कोई भी जमहूरी कुव्वत उनके खिलाफ इतनी नहीं है। वो हो सकता है समझते हो, लेकिन इन हकीकत इस तरह की नहीं है कि कोई जमहूरी कुव्वत उनके खिलाफ कोई करेगी। जमहूरी कुव्वत उनके खिलाफ नहीं है तो फिर अफनान साहब कौन उनके खिलाफ? आपने अमेरिका को कौन उनके खिलाफ है, ये बताएं ना। नहीं, मैं वो उनको नाम खुद बताना पड़ेगा ना। देखें मैं ये तो नहीं उनके लिए करके दे सकता ना, उनको नाम बताना चाहिए कि भाई ये फलाने लोग हैं जो मेरे खिलाफ हैं, आप नाम बताएं उनका। और फिर देखें एक और बात ये भी है, देखें आप मतलब कि ये सुबह एक बात, शाम एक बात, दोपहर कोई और बात, ये इस तरह भी सियासत नहीं चलती। एक दिन आप एक बात करते हैं, उस दिन उससे अगले दिन उसको बरक्स कर देते हैं, फिर तीसरे दिन एक और बात कर देते हैं। मतलब एक बिल्कुल बंदा, ये एक लूज कैनन टाइप सिचुएशन चली हुई है। कभी कोई होता है, कभी कोई होता है, या तो फिर आप बता देंगे क्या है, वरना और जो आपके फॉलोअर्स हैं वो उनकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये ना करें। देखें ये जो आग होती है ना इंसाइटमेंट टू वायलेंस वाली, ये इवेंचुअली आपके अपने घर भी आ जाती है। ठीक है, आप दूसरों को देखें, ये लोग दूसरों को कहते थे कि वो बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हकीकत ये हुई है कि कासिम सूरी बाहर नहीं निकल सका। चलें, अगर ये एक अलग बहस में हम चले जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो इमरान खान साहब जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, दुरुस्त बात यह है कि आपको उनको सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए, आप इसमें हैं, और जो खदशात इमरान खान साहब को हैं उनके खदशात को दूर होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क किसी और साने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हम तफसील से बात करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हुकूमत ने नहीं बढ़ाई हैं, इसका नुकसान क्या हो सकता है। बज़ाहिर तो फ़ायदा इसका आवाम को हुआ है, लेकिन हुकूमत को इसका क्या नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में, तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आफ्ताब जहांगीर साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज नहीं बढ़ाई हैं हुकूमत ने, ये तो एक बड़ा फ़ैसला किया है, आवाम के मफाद में फ़ैसला किया है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा मलबा आपके ऊपर डाला है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने पेट्रोल पर गैर कानूनी सब्सिडी दी है, 120 अरब रुपये हमें इजाफी देना पड़ रहे हैं। आपको आपकी शिकस्त नज़र आ रही थी, आपको पता चल गया था कि आपकी हुकूमत जारी है, इस वजह से आपने ये फ़ैसला किया और मईशत के ऊपर बारूदी सुरंगें आपने लगाई। मौजूदा महंगाई के असल ज़िम्मेदार तो आप हैं, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर, मिफ्ता इस्माइल के इस कमेंट के ऊपर? अच्छा, मुफ्ता इस्माइल के बारे में मैं क्या कहूँगा कि आपने शायद देखा होगा 1-2 दिन से मेरे साथ एक प्रोग्राम में मौजूद थे कैसर शेख साहब, जो कि नून लीग के बिज़नेस फोरम के सरबराह हैं। अच्छा, और बहुत 2-3 दफ़ा मुंतखब भी हुए हैं चिनोट से। उन्होंने ख़ुद ही कहा था, और कल आपने देखा भी होगा, उनका चला भी था, अखबारों में भी आया, ठीक है, और मेरे साथ तो प्रोग्राम में थे वो। उन्होंने कहा कि इमेच्योर किस्म का हमने वज़ीर ख़जाना लिया है जिसे पता ही कुछ नहीं है। तो वो जब उनकी पार्टी के आदमी जो है उनका वो कह रहा है कि जी मुफ्ता इस्माइल साहब जो है इमेच्योर है, इन्हें डील करना ही नहीं आया, इन्हें मालूम ही कुछ नहीं है, इनको
खामखा वज़ीर ख़जाना बना दिया गया है। देखिए हमने तो इनको पता था कि हमने कहा था कि हम जून तक जो है, लेकिन बात यह है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी चाहिए। अच्छा सुन तो लेना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमने तो ये पहले ऐलान किया था कि हम जून तक जो है ये कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, हम इस पर सब्सिडी दे रहे हैं। और आज शौकत तरीन साहब ने ये कहा है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा मुफ्ता इस्माइल साहब के लिए आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि वो भी कराची से हैं, शौकत तरीन साहब भी हैं, दोनों मतलब माशाल्लाह ताल्लुकात भी होंगे, तो वो चले जाएं शौकत तरीन साहब के पास, वो बताएं कि शौकत तरीन साहब ने आज क्या है कि मैं बता सकता हूँ कि भाई पैसे कहाँ से आए, कहाँ से हमने सब्सिडी दी है, तो पूछ लेने में क्या हर्ज है। बड़ा दिल करके चले जाए, कहें जी मुल्क की मफाद में मैं आया हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि प्राइस बढ़नी चाहिए, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने सब्सिडी सर आप कैसी बात कर रहे हैं, डॉलर आपके ज़माने में बढ़ता रहा, 175 रुपए 180 रुपए पे चला गया। इसाक डार साहब आपको मशवरे देते थे, उनका मशवरा आप सुनते थे, अब आप मशवरा दे रहे हैं कि आप या तो पार्टी बन जाए। नहीं मैं पार्टी नहीं सर, मैं तो सवाल कर रहा हूं साहब, ये क्या बात है कि आप तो सवाल करें तो पार्टी बन जाए, ये क्या बात है? नहीं पार्टी नहीं, मैं आपको जो बात मैं तो सवाल कर रहा हूं ना, सवाल करना मेरा राइट है सर, आपकी बात से सवाल मैंने आप सुन ले, मैंने जब हमारे वजीर खजाना आए तो हमारे किसी शख्स ने ये नहीं कहा, लेकिन इनकी पार्टी के अभी कहा है, मैं तो वो बता रहा हूँ जो बात इनके अपने नुमाइंदे कह रहे हैं कि ये बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट आदमी है, इमेच्योर आदमी है, उन्होंने कहा है कि जिसको वजीर खजाना लगाया गया है। अच्छा इन्हें ये सब पता था, ये सब पता था इन्हें, तो इन्होंने इस दावे से लिया कि हम देखें, और फिर जैसे ही इनकी हुकूमत आई थोड़ी सी प्राइस और थोड़ा सा वो स्टॉक की प्राइस क्या बढ़ी है, बल्कि इनकी तो फेवर में बहुत सारे लोग भी आ गए और बोलने लगे देखा हुकूमत चेंज हुई, चीज़ें बेहतरी की तरफ चली गई। फिर क्या हुआ, देखिए ये सब कुछ पता था तो थोड़े से 2-4-6 महीने सब्र कर लेते, क्यों इन्होंने फिर ये इतनी जल्दी की कि जी हम ये करके संभाल के हम देखो कैसा रिलीफ देंगे कौम को। अभी आए नहीं तो डॉलर नीचे चला गया, अभी आए नहीं तो ये हो गया, अभी आए नहीं तो ये हो गया है, और अब आपके सामने अब वो मलबा हमें डाल रहे हैं, हमारे पर डालना था तो हमारे लिए वक्त का इंतज़ार करते, और उस वक्त पे जब इलेक्शन होता तो आवाम फैसला करती कि जी हमने महंगाई की वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया है, आवाम को फैसला करने दिया जाता। लेकिन जब आपने फैसला अपने हाथ में लिया और इस बात पर लिया कि हम इन चीज़ों को बेहतर करेंगे, तो फिर इसमें आर्गूमेंट्स में जाने के बजाय चीज़ों को बेहतर करें। और वो वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि मैं तो चाह रहा हूँ कि पेट्रोल की कीमत बढ़े, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं चाह रहे, तो भाई प्राइम मिनिस्टर साहब को कायल करें ना कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर साहब तो आवाम के मफाद में फैसला करेंगे ना, और प्राइम मिनिस्टर साहब को फंसाया किसने? सेनेटर सहर कामरान साहब फैसला करें, सेनेटर सहर कामरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सहर कामरान साहब आप ये बताएं कि आज बड़ी अच्छी बात की है असद उमर साहब ने, उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म देख रहे हैं इसहाक डार की तरफ, मिफ्ता इस्माइल की तरफ, मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार की तरफ देख रहे हैं, इसहाक डार साहब जो हैं वो कुछ और कहानियाँ बता रहे हैं, नवाज़ शरीफ की तरफ देख रहे हैं, नवाज़ शरीफ आसिफ अली ज़रदारी की तरफ देख रहे हैं, और ये नहीं पता कि आसिफ अली ज़रदारी किस तरफ देख रहे हैं। कौन आपको ये बातें कर रहा है, मईशत दुरुस्त हो नहीं पा रही है हुकूमत से, आसिफ अली ज़रदारी साहब आखिर क्यों नहीं मान रहे इलेक्शन के लिए? देखिए फवाद, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप असद उमर की बात कहते हैं, ये वही थे ना जिनको सुपर हीरो प्रोजेक्ट किया गया था और नाकाम तरीन वजीर खजाना साबित हुए थे, ठीक है ना। ये इमरान खान साहब ने इनको रिजेक्ट किया था ना, 4 वजीर खजाना बदले, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके ये लोग गए। और मैं कहती हूँ कि मुझे इसलिए भी इस पर शक व शुबा नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब का एजेंडा ही तबाही था, उन्होंने पहले दिन से टारगेट ही किया था। मैं जब फिर कहती हूँ, आप कहते हैं कि जी पिछले हवाले ना दो, मगर मैं कहूंगी कि इमरान खान साहब जब हुंडी से पैसा भेजने का कह रहे थे तब भी पाकिस्तान दुश्मनी कर रहे थे, और जब हुकूमत में आ गए तब भी उन्होंने जो है कोई ऐसा जो है मैं समझती हूँ कि सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या सेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने तबाही के दहाने पे ना पहुंचाया हो, ठीक है। झूठ और झूठे बयानी का तो कोई इलाज नहीं है ना। आज असद उमर बोल रहे हैं, भाई आप मुझे बताएं, हम तो आपको कह रहे थे ना कि आप जो IMF की जो शराइत हैं आप पार्लियामेंट में सामने लेकर आए, अब बताएं कि आप जो है वो क्या साइन कर रहे हैं, आप एतमाद में ले पार्लियामेंट को, ताकि हम जो है ये समझ सकें कि आप क्या करने जा रहे हैं। ये जो आप चुपके लेजिस्लेशन कर रहे थे, जोर जबरदस्ती से कर रहे थे, हम इसीलिए हमें जो है वो हम खाइफ थे, और ये कहते हैं कि जी इनको रहने दिया जाता, ये रहने दिया जाता ताकि ये जाते जाते पाकिस्तान को ही लपेट जाते। और अभी भी इमरान खान साहब कोई ऐसा मौका नहीं जाने दे रहे रोजाना की बुनियाद पे जबकि वो इंस्टेबिलिटी ना क्रिएट करें।
उन्होंने हर पाकिस्तान के, चाहे वो पाकिस्तान की मईशत थी, खारजा ताल्लुकात थे, गवर्नेंस सिस्टम था, हर चीज तबाह की। अगर इतने इनके, ये मैं समझती हूँ कि सुपरस्टार थे असद उमर और इतने मोतबर थे, तो भाई आप उस वक्त बातें करते हैं ना, जो ये जो कहते हैं, जो दावे करते हैं हम इतना पैसा छोड़ के चले गए, तो यही तो बात की है मिफ्ता इस्माइल ने। आप जरा बता देना कि कहाँ पे रखा है। झूठ और ब्लफ, इसका तो कोई इलाज नहीं है ना, इसका तो कोई इलाज नहीं है। झूठ जितना मर्जी बोलो, ठीक है, अब उसको वो तो अब हमारे सामने है तमाम हकीकतें, और मैं आपको ये भी यकीन दिलाती हूँ फवाद कि यकीनन आजमाइश का वक्त है, लेकिन पूरी संजीदगी से न सिर्फ हुकूमत, कोलिजन पार्टनर सब इसी एक पॉइंट पे खड़े हैं कि अवाम को और पाकिस्तान को इन मुश्किलात से कैसे निकालना है। यकीनन इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट, इसमें हम सबको एक होना होगा। आपकी जो नेशनल, लेकिन इत्तेहादी सहर कामरान साहिबा इस वक्त हुकूमत के साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जरदारी साहब एक तरफ खड़े हुए हैं और पूरी नून लीग अलग खड़ी हुई है। या तो आप उनका साथ दें, उनके साथ जो फैसले कर रहे हैं उसमें उनका साथ में शामिल हो ना, चूंकि राना सनाउल्लाह भी ये कह रहे हैं हम अकेले तो बोझ नहीं उठा सकते ना, पूरे इत्तेहादियों को बोझ उठाना पड़ेगा। नहीं देखिए फवाद, मैं समझती हूँ कि बहुत गलत तासुर ले रहे हैं। देखिए जिस दिन जो है प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन गए हैं, उसी रात को जो है साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की बात हुई है मियां नवाज शरीफ से। अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने एक खाका भी बताए कि कौन कौन सी जगह पे हम बेहतरी कर सकते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस कौन से हैं। इसी तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और हमारे बाकी तमाम मेंबर्स जो मिनिस्टर्स हैं, काबीना के मेंबर्स हैं, वो बहुत मुतहरक हैं। वो काबीना की मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, अपने अपने फराइज भी अंजाम दे रहे हैं और बिल्कुल कोशिश भी कर रहे हैं जो मुख्तलिफ मसाइल हैं। सहर कामरान साहिबा, जरदारी साहब तो क्लियरली ये कह रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। मुझे आप ये बताएं ना कि अब 2 महीने आपकी हुकूमत को होने वाले हैं, किस किस्म की इंतखाबी इस्लाहात आप लोग चाहते हैं, कितना काम किया आपने इसके ऊपर, और किस किस लोगों को, किन किन लोगों को आपने इसके ऊपर एतमाद में भी लिया अभी तक? मुझे आप ये बताएं कि हुकूमत को 2 महीने हो गए, जरा कैलकुलेट कर लें आप। दूसरा महीने, चले 2 महीने हो जाएंगे तो मैं एक बात कह रहा हूँ, 1 महीना हुआ, चले 1 महीने में ही आपने कितना काम कर लिया? ठीक है ना, 1 महीने में ही कितना काम कर लिया आपने? हुकूमत बनी, काबीना बनी, आगे अब चीजें सामने आई हैं, उनको देखा है, कोशिश कर रहे हैं कि जो है जो फैसले लेने हैं वो एक मुशावरत के साथ, बिल्कुल मुशावरत भी हो रही है। अगर आप समझते हैं कि हर चीज मीडिया पे आके हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक है, मुशावरत का अमल जारी रहता है। वजीर आजम साहब वापस आएंगे, काबीना की मीटिंग होगी, जो अहम मामलात हैं उन पे मुशावरत होगी। देखिए इलेक्शन कराना, अगर इलेक्शन हमने तो नहीं कराना ना, इलेक्शन कमीशन ने कराना है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी लिमिटेशंस बताई है। मुझे पता है इमरान खान साहब को खौफ क्या है, उनको खौफ ये है कि उनका फॉरेन फंडिंग के केस का फैसला हो जाएगा, उनको खौफ ये उनके करप्शन के केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं, उनको खौफ ये है कि उनके हाथ, उन्होंने जो एक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का एजेंडा था वो अब जो है ना नाकाम होता जा रहा है। तो वो ठीक है, सहर कामरान साहब पॉइंट आपका आ गया है। अफनानुल्लाह खान साहब, एक फवाद, एक आखिरी बात, इमरान खान साहब कहते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को जाके पाकिस्तान की शिकायतें लगाओ, यानी ये मुदाखलत है, ये साजिश है, ये क्या है? यानी चलें इसको समझने की जरूरत है। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, आप ये मुझे बताएं, ऐसा लगता है बज़ाहिर के पुराना स्कोर कोई सेटल किया आपसे जरदारी साहब ने, समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत को चलाया कैसे जाए, कैसे आप इस मझदार से निकलेंगे? सिर्फ एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि समंदर है, आपने छलांग कहाँ लगानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आवाम को आपने वक्ती तौर पर रिलीफ तो दे दिया है, लेकिन ये रिलीफ कब तक कायम रहेगा? आपको बड़े फैसले करने होंगे, मुल्की मफाद में बड़े फैसले करने होंगे, तो इन बड़े फैसलों को करने के लिए आपको कितना वक्त चाहिए होगा? और आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा सर, क्या वाकई आपको लगता है कि फंसा दिया उन्होंने आपको? जी बिस्मिल्लाह जी, देखिए बात ये है कि हम लोग जो हैं वो हमारी अपनी सियासत है और जरदारी साहब की जो है वो अपनी सियासत है, उन पीपल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है। हमारा जो क्या कहते हैं जो 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 पॉलिटिकल सपोर्ट है वो भी डिफरेंट रीजन से आती है, तो ज़ाहिर है वो अपनी हिसाब किताब से सियासत करेंगे, हम अपने हिसाब किताब से करेंगे। तो ये कह देना कि उन्होंने हमें फंसा दिया या हमने उन्हें फंसा दिया, ये बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब जहाँ तक बात रहेगी कि जी जो मुश्किल डिसीजन हैं, देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, जब 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तब पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना धमाके होते थे, पाकिस्तान में बिजली 12-14 घंटे नहीं गायब थी, पाकिस्तान में महंगाई की एक लेयर थी, और ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमने जब लिया तो हमने पहले 35 दिन में तो मसले हल नहीं किए थे ना। अच्छा, कराची के अंदर टारगेट किलिंग का बड़ा इशू था, हमने पहले 35 दिन में तो नहीं हल किया था ना। ये चीज़ें जो हैं ये कम से कम 1.5-2 साल लगता है इन चीज़ों को आपको रिजॉल्व करने के अंदर, और अभी भी आप कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इससे पहले जो है वो करना बहुत मुश्किल होगा।
अब जहाँ तक आपकी बात रहेगी कि मुश्किल डिसीजंस की, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगले हफ्ते से मैक्सिमम 10 दिन के अंदर जो मेजर डिसीजन मेकिंग है वो हो जाएगी कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना, और वो आवाम के सामने आ जाएगा। अगर तो पाकिस्तान के मुफाद में जो है वो यही है कि हमें कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी तो हम बढ़ाएंगे, अगर नहीं हुआ या कोई और स्ट्रैटेजी हुई तो वो भी आवाम के सामने आ जाएगी। सही, और उसको आपको पे जो करना पड़ेगा सियासी लिहाज से, पॉलिटिकली लिहाज से, उसके लिए भी आप तैयार हैं? चूँकि आवाम तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर कीमतें आप लोग बढ़ाते हैं तो फिर तो आपको पॉलिटिकली तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अफनान साहब, देखिए बात ये है कि हमारा मुकाबला जो है वो इमरान खान साहब से है, जिनके दौर में कीमतें 3 टाइम्स बढ़ गई, चीनी की 3 टाइम्स बढ़ गई, आटे की, मतलब कोई चीज़ आप ले लें, इन्फ्लेशन वाज आउट ऑफ कंट्रोल। और हमारे 2013 से 2018 का अगर आप दौर उठाएं तो इन्फ्लेशन 4 से 5% थी। तो और रुपया जो था वो स्टेबल था, जिसको ये कहते थे कि मसनूई तौर पे किया हुआ है, वो हमने इसको स्टेबल रखा। हमने जब 30 मई 2018 को हुकूमत गई तो डॉलर जो रुपया था वो 115 रुपये का था डॉलर के अगेंस्ट। तो और उसके साथ ही हमने 6% GDP ग्रोथ रेट भी करके दी। तो ये जो है ये इकॉनमी के जो मामलात हैं ये एक दिन के नहीं ख़राब हुए, ये पिछले 4.25 साल में बहुत सारे इनकॉम्पिटेंस की वजह से, बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की वजह से, एब्सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग की वजह से जो ये मामलात ख़राब हुए हैं। तो ये एकदम से ठीक नहीं होंगे, लेकिन हमें ये ज़रूर होपफुल है कि वन वे और दी अदर हम इंशाल्लाह इन मसलों का हल कर लेंगे। ठीक, अच्छा ये भी ज़रा बताएं कि आपको लगता नहीं है कि सर, चूँकि मैं जरदारी साहब का इस वजह से बार बार जिक्र कर रहा हूँ, चूँकि वो ये कह रहे हैं, आप लोगों की जानिब से भी ये कहा जा रहा है, मरियम नवाज़ साहिबा सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये कह रही हैं कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने भी बयान दिया था, अब्बासी साहब भी ये कह रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन वाहिद जरदारी साहब हैं जो आपके पार्टनर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं होंगी तो उस वक्त तक इलेक्शन नहीं हो सकता। एक तो ये बताएं अफनानुल्लाह खान साहब, जो मैंने सहर कामरान साहब से पूछा था कि अब तक आप लोगों ने क्या काम किया है इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर, और लोगों को क्या आपने एतमाद में लिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एतमाद में लिया है, सियासी जमातों से आपने बात की है, सिविल सोसाइटी से आपने कोई बात की है, कोई होमवर्क आपने इसके ऊपर किया है? दूसरी चीज़, जरदारी साहब राज़ी नहीं हैं, इसका आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, चूँकि वाहिद जरदारी साहब थे जिन्होंने आपको धक्का दिया, उन्होंने अनाउंस किया कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ होंगे। क्या आप लोगों को इल्म में नहीं था, आप लोगों ने होमवर्क किया था इस सिलसिले में कि मईशत की बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है, ऐसे में अगर हम लोग हुकूमत में जाते हैं तो बोझ तो सारा आपके ऊपर पड़ेगा? पहले से ये मालूम नहीं था आपको? देखिए, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मालूम थी। इमरान खान साहब का एक प्लान भी था, वो नवंबर में उन्होंने एग्जीक्यूट करना था, हमें उसका भी मालूम था। हमें ये भी मालूम था कि ये इनको कभी कभी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एकदम से अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, और इस तरह के मामला थे जो इनके जहनों में चल रहे थे। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी प्रीएम्प्ट किया है, ये जो इनकी हुकूमत को घर भेज के। अच्छा। और हमें ये ज़रूर मालूम था कि इकॉनमी के हालात अच्छे नहीं हैं, वो तो पिछले 4.25 साल से ही ख़राब होते गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि ये $5 बिलियन खाली मार्च में ड्रेन कर देंगे पाकिस्तान से। इन्होंने बाकायदा $5 बिलियन तकरीबन आपके खाली मार्च में गए हैं पाकिस्तान से बाहर। उसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का इशू जो है वो आ गया। तो वो ज़रा अनफॉर्चुनेट है। या कहते हैं हमें ये बात सीखनी चाहिए कि इस तरह की हरकतें करके हम मुल्क का फ़ायदा तो नहीं करते। हो सकता है सियासी तौर पे इमरान खान साहब को फ़ायदा हो गया हो, या ये जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी वाला काम कर रहे हैं उससे ज़ाती तौर पे तो इमरान खान को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को इसका नुकसान है। और इस तरह की इमेच्योर जो है वो मामलात से जो है वो एक जो आपका जो रिफ्लेक्शन आती है वो ये आती है कि आपको इतने कॉम्पिटेंट भी नहीं है और आप इतने पेट्रियाटिक भी नहीं है। आपके लिए अपनी ज़ात की मुफाद जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक रहेगी इंतखाबी इस्लाहात वाली बात, वो उसमें ये है कि देखिए, मैं उस कमेटी का हिस्सा था जिसके अंदर सारी की सारी ये निगोशिएशंस हुई थी। उनमें तकरीबन 49 के करीब तजावज़ात थी, जिनमें से जो है वो 33 के ऊपर एग्रीमेंट हो गया था। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन पे एग्रीमेंट हो गया था उनको तो लॉ बना देना चाहिए, और जो जिनके ऊपर डिसएग्रीमेंट था, जैसे EVM था और आई वोटिंग था, उनके अंदर तो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कह चुका है कि हम EVM पे करा ही नहीं सकते इलेक्शन, वो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके प्रोक्योरमेंट वगैरह ही नहीं हुई हुई, कुछ भी नहीं हुआ हुआ, लॉजिस्टिक्स नहीं हुई हुई। जो आई वोटिंग का है उसके ऊपर जो है वो पिछली हुकूमत ने एक ऑडिट कराया था, एक मिनसेट एक कंपनी स्पेनिश फर्म, उनसे उन्होंने कहा था कि आई वोटिंग इनसिक्योर है, इससे जो है वो बहुत सारे हैक हो सकता है, इससे इलेक्शन के रिजल्ट तब्दील किए जा सकते हैं। तो ज़ाहिर है फिर हम ऐसी चीज़ जिसके ऊपर इन्होंने खुद अपना ऑडिट कराया और चेक किया वो ठीक नहीं है, तो उसको तो ज़ाहिर है ना इलेक्शन कमीशन मानेगा ना हम मानेंगे।
तो बाकी जो है वो बेहतर यही है कि अगर हम थोड़ा सा एक कॉन्सेंसस इवॉल्व करके जो है वो एक इसको रिव्यू कर ले इलेक्शन लॉ को तो अच्छा होगा। लेकिन अब आई डोंट नो इसमें पीटीआई का क्या इनपुट आएगा या वो इसके ऊपर, क्योंकि वो असेंबलियों में अब है नहीं, तो ज़ाहिर है इसके अंदर फिर ये कि बाकी पार्टियां बैठ के कर सकती हैं अभी भी काम। अच्छा, ये बड़ा अहम चीज़ है कि भाई पीटीआई तो अब असेंबलियों में है ही नहीं, तो फिर उनका इनपुट कैसे आएगा, और अगर कोई आप इंतखाबी इस्लाहात कर भी लेते हैं तो वो किस कदर काबिल कबूल होंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब, इसी के ऊपर आप बताएं कि अगर ये इंतखाबी इस्लाहात कर लेते हैं तो किस तरह से फिर आपको काबिल कबूल होंगी, चूँकि आप अब असेंबलियों का हिस्सा तो नहीं है। अच्छा फवाद, सैलरीज आप ले रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, सवाल है सैलरीज आप लोग मैं ये कह रहा हूँ फवाद, अच्छा सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ फवाद भाई कि अभी मेरे अफनान ने ये कहा था कि जी वो डॉलर की बात की थी, तो याद होगा मुफ्ता इस्माइल साहब क्या कह रहे थे। मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि असल कीमत तो डॉलर की 128 129 30 होनी चाहिए, हमने तो ज़बरदस्ती इन्होंने सागदार ने रोक के रखी हुई थी जो कि अनरियलिस्टिक है। अच्छा, फिर दूसरा ये कि मैंने अब जो सवाल उस वक्त आपसे किया था, ये अफनान बेहतर जवाब दे सकता है कि इनके सीनियर तरीन आदमी कह रहे हैं कि इन मिच्योर आपने वज़ीर ख़जाना बना दिया है, जिसको पता ही कुछ नहीं है, तो वो नुकसान पहुँचाने के अलावा कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। फिर यही मुफ्ता इस्माइल साहब थे कि जिन्होंने कहा कि पिछले 2-3 सालों में एक दफ़ा इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया तो मेरा तो कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। एक मिनट जरा। अच्छा, मैं अफनान भाई, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ चीज़ें जो आपके आपस के लोग कर रहे हैं, उनको पहले आपस में बिठा लें ताकि एक दूसरे की राय आसानी से ले सकें और चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाएं। तो ये सारी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई आई है, पूरी दुनिया के अंदर एक वबा आई, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर सूरत हाल तब्दील हुई, लेकिन उस सूरत हाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों से निकल के रोडों पे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हमारे बिजनेसमैन, छोटे कारोबारी से भी, दुकानदार से भी पूछेंगे तो वो बताते हैं कि जी हमने उस मुश्किल हालात में भी अल्लाह ने हमारे ऊपर बड़ा करम किया, हमारी कुछ बेहतर पॉलिसियों की वजह से हमें ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी कि ये सर आपकी बेहतर पॉलिसियों की वजह से मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर रह गए हैं। मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें, चूँकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर जवाब दे दें, टॉपिक रह जाएगा सर मेरा। सर ये अच्छा देखें, वो बिल्कुल इसको होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बकौल जरदारी साहब के कि इंसान और जानवर में फ़र्क ही कुछ नहीं है। अल्लाह ताला हमें अशरफुल मखलूक़ात कहता है, वो कहता है जानवर से बदतर हैं हम, तो फिर हम मैं क्या बात करूँ। जरदारी साहब ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं है पाकिस्तान के हालात का, है उनको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता है, तो वो क्या करेंगे। भाई मेरे जितना उन्हें पता है, जितना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पता है, इतना पाकिस्तान में रहने वाले शख्स को भी नहीं पता, क्योंकि वो एक इंटरनेशनली देख रहे होते हैं। असेंबलियां छोड़ के ना भागे ना, आपको असेंबलियों में होना चाहिए ताकि ये जो भी इंतखाबी इस्लाहात करें आपकी कंसेंसस हो उसके अंदर। सर बात ये है देखिए, हमने असेंबलियां छोड़ी हैं, हमें पता है कि हमने क्यों छोड़ी हैं। हमने छोड़ी इसलिए है कि ये एक साजिश के तहत हुआ है, इसके अंदर इंटरनेशनल और लोकल साजिश शामिल थी, जिसकी बुनियाद पे हमने छोड़ा। अगर रात को 12 बजे बाई इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं कराची में, फिर बाई इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं आप? फवाद अगर मेरे लिए रात को 12 बजे चीफ जस्टिस आ सकता है तो फिर मैं समझूंगा कि साजिश नहीं हुई है, लेकिन अगर रात को 12 बजे और इतवार के दिन अदालतें लगेंगी तो मैं समझूंगा ये साजिश हुई है। अच्छा, कोई बताएं ना, मुझे जल्दी से बता दें कि अगर इलेक्शन होते हैं, इंतखाबी इस्लाहात ये मंजूर करवा लेते हैं तो वो कबूल होंगे आपको? फिर सर वो फिर जब हम आएंगे ये इसी तरह चलता रहेगा, और हम 2 तिहाई अक्सरियत से आएंगे, हम फिर वही कानून लाएंगे, वही चीजें लेकर आएंगे जो इस मुल्क के लिए बेहतर होगी, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बेहतर होगी, है इस मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर होगी, हम वो फिर लाएंगे। तो चलिए, जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो वो फैसले करने चाहिए तमाम सियासी क़यादत। ये बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब जहांगीर हमारे साथ मौजूद थे, सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेनेटर सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो प्रोग्राम का हिस्सा थी। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।